नमस्कार, आप सभी अतिथियों का स्वागत है हमारे आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच पे। आज की इस खास बातचीत श्रृंखला में हम अभी अपने खास अतिथियों को शामिल कर रहे हैं, जिसमें हमने एक खास विशेष कार्यक्रम रखा है और जिसका विषय हमने ये बहुत ही माकूल चुना है, बिहार में शैक्षिक और सांस्कृतिक सरोकार को लेकर। चूँकि बिहार सिर्फ अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास ही नहीं, हमारा इतिहास, वर्तमान और अतीत भी ये गवाह रहा है कि बिहार कई मामलों में न केवल शिक्षा, राजनीति, दर्शन, तमाम अन्य क्षेत्रों में भी बिहार काफ़ी सर्वोत्कृष्ट रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमने एक खास ये बातचीत की श्रृंखला रखी है, जिसमें हमारे खास अतिथि शामिल हो चुके हैं और अलग-अलग क्षेत्र के अतिथि अपनी-अपनी उपलब्धियों को यहाँ साझा करेंगे। इस बातचीत के क्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार ने इतने सालों में अपने जिस गौरव के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी, क्या बिहार की वो गौरव यात्रा अभी तक चल रही है? या फिर उसमें कहीं न कहीं कोई एक दुराव आया है, कोई रुकावट पैदा हुई है? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने अतिथियों से कि क्या क्या कुछ ऐसा किया जाए कि सांस्कृतिक सरोकार की जिस धरोहर की हम बात करते रहे हैं और जिस जिस शैक्षिक धरोहर की बात करते हैं, जिस नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, क्या आज उसके ज़रिए हम युवाओं को जोड़ पाएँगे? क्या बिहार फिर से उसी रूप में खड़ा हो पाएगा, जिस रूप में कभी वो सालों पहले था? तो आज की बातचीत की श्रृंखला में हमारे साथ 4 अतिथि हैं, जिनका मैं परिचय कराते चलूँ। हमारे पहले अतिथि हैं प्रोफ़ेसर प्रवीण कुमार वर्मा। इनका परिचय है निदेशक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जेएनयू। प्रोफ़ेसर हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ जेएनयू से जुड़े रहे हैं। जेएनयू जॉइन करने से पहले इन्होंने सीनियर साइंटिस्ट और ग्रुप लीडर के तौर पे काम किया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली में 21 वर्षों की अपनी लंबी सेवा दी है। साथ ही इन्होंने प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेएनयू से पीएचडी भी किया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जीनोम्स के फील्ड में 30 वर्षों का इनका व्यापक अनुभव रहा है और इन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में अपनी सेवाएं दी हैं। कई लेख इनके प्रकाशित हुए हैं और मैं बताते चलूं कि 60 से भी अधिक लेख इनकी प्रकाशित हो चुके हैं और रिसर्च को लेकर इनका ओरिएंटेशन काफी व्यापक रहा है, बड़ा रहा है। बहुत मेजर रिसर्च काम इन्होंने किया है प्लांट माइक्रोब को लेकर। और साथ ही अगर मैं इनकी कुछ शौक की बात करती चलूं, फोटोग्राफी का शौक है और वाइल्ड लाइफ पे इन्होंने काम किया है। वर्तमान में ये एचओडी हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेएनयू में कार्यरत हैं। ये हमारे पहले अतिथि थे। इस श्रृंखला में हमारे दूसरे अतिथि हैं रविशंकर चंद जी। वो दुबई से हमसे जुड़ रहे हैं। ये अम्बेडकर ग्लोबल.com के फाउंडर डायरेक्टर है। स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप अम्बेडकर ग्लोबल.com के फाउंडर हैं और दुबई से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहां रहकर उन्होंने वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हायर एजुकेशन को लेकर काम किया है। उस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जेएनयू से आप ग्रेजुएटेड हैं, वहां से आपने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है और सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से आपने बिजनेस में मास्टर किया है। तो आपकी बहुत सारी महती उपलब्धियां हैं और आज हम बातचीत की श्रृंखला में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपने और भी अर्जित करने के प्रयास में हैं। अगली श्रृंखला में अलका सिंह जी हैं। अलका सिंह जी आकाशवाणी से वार्ता, फीचर, परिचर्चा और कार्यक्रम संचालन कविताओं का इनका बड़ा ही लंबा और व्यापक गहरा अनुभव रहा है। वर्तमान में ये समाचार वाचिका के पद पे हैं, आकाशवाणी से हैं। सामाजिक और राजनीतिक वाचिका हैं, काफी धुआंधार बोलती हैं और कई सारे मंचों से इनकी जो बातचीत है और इनकी जो कला है वो दिखती है हमें। दूरदर्शन से काव्य पाठ का इनका गहरा अनुभव है। राज्यसभा सचिवालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हिंदी सप्ताह के सम्मान कार्यक्रमों के दौरान इनका जुड़ाव रहा है। इनको प्रभाकर सम्मान मिल चुका है। सृष्टि सम्मान से ये सम्मानित हो चुकी हैं और इनकी पुस्तक है बिखरने से बचाया जाए, जिन्होंने काफी क्रिटिकली जिसको अक्लेम्ड किया गया और इस पुस्तक को काफी सराहना मिली है। वर्तमान में आप ऑल इंडिया रेडियो में हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं और एक कद्दावर महिला के तौर पे, एक कद्दावर वाचिका के तौर पे सामाजिक नेतृत्व को संभाल रही हैं। और इसके साथ ही हमसे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राम भगवान सिंह जी, पूर्व प्राध्यापक हैं अंग्रेजी विभाग रांची विश्वविद्यालय और इनकी भी काफी महती उपलब्धियां रही है समाज को लेकर, शिक्षा को लेकर, देश को लेकर, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। इन्होंने भी काफी रिसर्च ओरिएंटेड काम किया है। और इसके साथ ही इस कड़ी में जुड़ रही है ज्योत्सना शर्मा, राजभाषा अधिकारी हैं। स्वागत है ज्योत्सना जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शनी।
ज्योत्सना जी राजभाषा अधिकारी हैं, भारत सरकार से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया है। इनका रिसर्च विशेष बहुत खास रिसर्च रहा है, जो बच्चे लिटरेचर में लेकर, जो रीडिंग और राइटिंग को लेकर कैपेबल नहीं है, उनको लेकर इन्होंने काम किया है। इन्होंने इग्नू में भी अपनी सेवाएं दी हैं और इन्होंने कई प्रश्न पत्र, महत्वपूर्ण सरकारी दायित्वों को निभाया है। वर्तमान में ये मौजूदा वक्त में भारत सरकार के साथ जुड़ी हैं, गृह मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर इन्होंने अपनी सामाजिक और राजनैतिक भूमिका और साथ ही सरकार की भूमिका में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में अपने सामने आ रही हैं। तो ये हमारे परिचय की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। हमने सभी अतिथियों का परिचय कराया है। चूंकि आज की हमारी खास श्रृंखला है जिसमें हम ये बातचीत कर रहे हैं कि बिहार का जो सांस्कृतिक सरोकार है, जो शैक्षिक सरोकार है, अगर वो बढ़ेगा तो शायद संभवतः और निश्चित ही बिहार अपने सम्मान को और खोए हुए सम्मान को वापस दोबारा ले पाएगा। तो हम उसी में बातचीत करेंगे, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और तमाम अतिथियों से कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वापस उस पुराने ढर्रे पे हम लौट पाएंगे जो कभी अशोका का अतीत था, कभी वो नालंदा का गौरव था और कभी तक्षशिला का वो राज्य था। तो क्या हम कैसे उस तक पहुंचे और वापस कैसे अपने खोए अतीत को वापस लें, इस बातचीत की श्रृंखला में हम ये रखेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ राम भगवान सिंह जी से कि वो अपना इनपुट्स रखें और अपना वक्तव्य आगे बढ़ाएं, ताकि हम सिलसिलेवार तरीके से अन्य वक्ताओं से भी कुछ इनपुट्स लें और फिर हम बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जी, स्वागत है राम भगवान सिंह जी आपका। सभी विद्वद्जनों को मेरा नमस्कार। जी जी, बहुत नमस्कार जी, आप अपनी बात रखें। ये मेरा, जी हाँ, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप जैसे विद्वद्जनों के साथ संवाद करने का मुझे मौका मिला है। और अतीत की बात न करते हुए मैं वर्तमान पर भी अपनी बात को केंद्रित रखना चाहूँगा। आज का प्रतिपाद्य विषय है सांस्कृतिक और शैक्षिक सरोकार बढ़ेगा तो बढ़ेगा बिहार का मान। इस शीर्षक में एक बात ध्वनित होती है कि बिहार में मान सम्मान की कमी है, तो कम से कम बिहार को मान बढ़ाने की जरूरत है। अब इसका मान सम्मान सांस्कृतिक और शैक्षिक सरोकार से बढ़ेगा, इस पर हमें चर्चा करनी है। जी, मैं तो देखता हूं कि आज के युग में के मान सम्मान का मापदंड ये आर्थिक है। ये चाहे देश की बात हो या राज्य की बात हो, वही देश आज ज्यादा सम्मानित है, वही आज ज्यादा सशक्त है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है। हमारा भारत समृद्ध नहीं है। अमेरिका आज है, सम्मानित भी है, वो पावरफुल भी है। तो एक चीज तो मैं वो देखता हूँ कि वो गरीबी, बिहार चूंकि गरीब है इसलिए बिहार को वो सम्मान प्राप्त नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दिनकर जी, धारी सिंह दिनकर अच्छे कवि हुए, बड़े कवि हुए, लेकिन यूपी और दिल्ली वाले उन्हें बड़ा कवि मानने को तैयार नहीं। उनका सोचना था कि बिहार से बड़ा कवि हो कैसे सकता है, जबकि बिहार के ही देवकी नंदन खत्री थे जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा 1888 में। वह उपन्यास जो हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में दूसरा नहीं तो तीसरा जरूर था। बिहार को उसका सम्मान मिलना चाहिए था। और उस उपन्यास ने ऐसी तहलका मचाई थी कि नॉन हिंदी वालों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। ये लोगों को मालूम है। तो मेरा कहना यह है से मान सम्मान बढ़ना तो चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम देखें कि वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता। बिहार
कई माने में जी, आपकी आवाज कट रही है। संभवतः उनका संपर्क हमसे टूट गया है। शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। इसकी बात नहीं, मैं निकट अतीत की बात वो करूं। इसके सर्वप्रथम राष्ट्रपति बिहार के हुए डॉक्टर राजेंद्र, चीफ जस्टिस मेरी मेरे आवाज ख्याल से पहुंच रही जी, है? जी। नहीं, थोड़ी-सी रुकावट, व्यवधान आ रहा है सर। कुछ समस्याएँ हैं नेटवर्क की। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी, आखिर बिहार के सम्मान में ये कमी क्यों आई, ये अवरोध क्यों हुआ? कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो बिहार के मान सम्मान को ये ढीला करते हैं, कम करते हैं? तो जैसा मैंने पहले कहा, गरीबी है यहाँ, शिक्षा की भी कमी है, रोजगार की कमी है, और बहुत बदनाम है बिहार वो जातिवाद के लिए, जो केवल एक बिहार का ही वो कहिए छाप नहीं है, बल्कि ये हिंदी प्रदेशों का एक ये कॉमन अभिशाप कहा जा सकता है। जी। एक और चीज है जिसे, क्योंकि मैं बिहार का हूँ इसलिए मैं मानता हूँ कि शिष्टाचार की थोड़ी कमी यहाँ जरूर है, जिसे कहते हैं तहजीब जो कहते हैं, तो बिहार के लोगों में वो तहजीब थोड़ी कमी जरूर है, तो देखने में जरूर आता है। और यही कारण है कि जब कोई बिहारी दूसरे से मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिहार का है, और इसीलिए ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। तो खैर, ये ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत ज्यादा शिक्षा है, लेकिन हाँ, अनुपातिक दृष्टि से देखें तो यहाँ शिक्षा की कमी जरूर है। लेकिन अगर देखें कि देश की प्रशासनिक सेवाओं में, उसमें जी। बिहार की हिस्सेदारी कम नहीं है, वहां तो हम हैं। ये बिहार फिर बदनाम हुआ है वो परीक्षा में चोरी को लेकर। वैसे सच कहा जाए तो नकली डिग्री बांटने का प्रचलन वो शुरू हुआ आगरा से, और उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरे प्रदेशों में वो फैलता गया, और बिहार में तो इस कदर फैला, इस कदर परीक्षा में चोरी होने लगी कि परीक्षार्थी के, उसके दोस्त, उसके परिजन और उसके अभिभावक अपने बच्चों को चिट पहुंचाने के लिए, पुर्जा पहुंचाने के लिए लड़कियों पर चढ़ करके भी वो पुर्जा पहुंचाने लगे, और इसका फोटो पूरे देश में, या कहीं कि पूरे विश्व में वो सर्कुलेट हुआ, बिहार बदनाम हुआ। ये सही है, और आज की सरकार ने, नीतीश कुमार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है, और बहुत हद तक सफल हुई है। ये सही है कि बिहार में राजनीतिक चेतना ज्यादा है, शिक्षा और संस्कृति से ज्यादा यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा सक्षम हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने जिस कदर हिस्सा लिया, राजेंद्र बाबू ने तो इस मूर्ति के उद्घाटन समारोह में कहा नहीं कि बिहार ने तो इस आंदोलन को जैसे अपना लिया था, और 7 विद्यार्थी शहीद हुए। पटना सचिवालय के आगे एक मूर्ति लगी हुई है 7 शहीदों की। वो सचिवालय पर झंडा फहराते या फहराने के लिए लड़ते, जंग करते ब्रिटिश गवर्नमेंट की गोली का शिकार हुए। और आपको आश्चर्य होगा कि उन 7 शहीदों में 6 शहीद
स्कूल से भी मेरे ख्याल से संपर्क टूट जा रहा है, नेटवर्क की समस्या है। केवल एक दो कॉलेज का विद्यार्थी, सब के सब नौजवान थे। इसीलिए राजेंद्र बाबू लाल ने तो इसे बिल्कुल अपना इस आंदोलन हुआ। आंदोलन में भी बहुत बड़ा तो सर हम कोशिश करेंगे आपको, राजनीति के क्षेत्र में कहें, बिहार कहा तो है अग्रणी, और एक यह जो मैं मेरे ख्याल से उनका संपर्क टूट गया है। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और दूसरे अतिथि से कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर प्रवीण कुमार वर्मा, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस मंच पे आपका। आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, और डॉक्टर साकेत सहाय भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है साकेत जी आपका। डॉक्टर साकेत सहाय का परिचय देते चलो, ये हमारे अतिथि की श्रृंखला में शामिल है। अभी राजभाषा अधिकारी के तौर पे बतौर पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं। इनको भारत सरकार ने कई पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी इनकी हाल में ही एक प्रकाशित पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ख्याति मिली है, देश दुनिया में उसको बहुत सराहा गया है, और साथ ही इन्होंने कई सारे भाषा और संस्कृति को लेकर इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो स्वागत है साकेत सहाय जी आपका कार्यक्रम में, आज की श्रृंखला में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार अपने स्वाभिमान को कैसे बचाए। तो एक सवाल अभी हम अपने पूर्व के जो हमारे अतिथि थे उनसे ले रहे थे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम आगे चलते हैं और प्रोफेसर प्रवीण वर्मा से कुछ सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तब्दीलियां कब और कैसे आए, हम क्या कुछ करें कि शायद हमारा जो बिहार का गौरव है वो वापस आए। प्रवीण कुमार वर्मा जी, सॉरी, मैं आपसे एक सवाल है आपसे, इससे पहले कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। अगर हम बात करें बिहार में शैक्षिक बदलाव की, जब हम पीछे थोड़ा चलते हैं, 2005 का वर्ष, जब बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था, और उस दौर में जब नीतीश कुमार जी ने अपनी शासन सत्ता संभाली और जनतांत्रिक गठबंधन जो एक बना, एक उनके नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया, और 2006 में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहां पे नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पे भर्तियां की गई। लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षक आज हमारे अपने राज्य में, अपने प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बावजूद हमारी जो शिक्षा का स्तर है, वो स्तर कहीं ना कहीं धराशायी हो रहा है। वो नियोजित शिक्षक जिनको हम पैरा टीचर्स कह रहे हैं, वो उस अवदान को दे पाने में कहीं ना कहीं असक्षम है। तो क्या है, हम जिस लोहिया की बात करते हैं, जिस लोहिया के स्वप्नों की बात करते हैं, जिस प्रणाली, लोहिया ने एक स्वप्न देखा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज में एक समान शिक्षा की प्रणाली हो और खास तरह का निजी विद्यालयों का जो आज विस्तारीकरण हो रहा है वो ना हो। तो क्या कुछ किया जाए, क्यों ऐसा हो रहा है? सवाल ये भी है कि क्या निजीकरण के विस्तार ने और क्या नियोजित शिक्षकों के विस्तार ने इस शैक्षिक ढांचे को कहीं ना कहीं गिराया है? जी नमस्कार दर्शनी जी, पहले और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं इस चीज में सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और इस बात में हम लोग, जो आपने कहा उस बात को मैं अभी लेकर आऊंगा। सबसे पहले जो आज के वक्तव्य में मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अतीत तो सबको पता है कि कितना गौरवशाली हमारा अतीत रहा है बिहार का, और सारी चीजों के बारे में आपने आरंभिक वक्तव्य में ही आपने बताया कि किस तरह से हमारा बिहार का गौरव रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने की ज्यादा करूंगा, और जिस तरह से आपने बोला है कि शैक्षणिक सरोकार के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। और इन सबों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है हम सब लोगों को कि मान बढ़ाने की बात कैसे होती है। मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को पर भरोसा करना सीखना होगा हम सब लोगों को। जो अभी जैसे मैं बाहर रहता हूँ या रवि जी बाहर रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे जो बिहारी जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने आप को बिहारी भी नहीं कहते,
और जी। जनरली इस टाइप से अपने आप को कहते हैं, तो अपने आप को, अपना मान, अपना संस्कृति, अपने चीजों को आगे बढ़ाना किस तरह से करना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ सालों पहले मैं जब अपना प्रवास था मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहां मैं कुछ ऐसे फैमिली से मिला जो बिहार से जी। थे और जो 30 या 35 सालों से या 40 सालों से रह रहे थे। उनकी एक पीढ़ी नई आ गई थी वहाँ, जो दरभंगा के साइड के रहने वाले थे। उन लोगों के अंदर में मैंने जो बिहार के प्रति जो प्यार देखा, और घरों में मैंने उनको कभी भी मैथिली छोड़ के कुछ और बात करते हुए नहीं देखा। और जिस तरह से वो ये कर रहे थे, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब लोगों को अपने आप में भरोसा करने की जरूरत है। जो मैं कई बार इस चीज को कहता हूं कि हमारे गौरवशाली इतिहास को साथ में लेते हुए हमें अपने आप पर पहले भरोसा करने की जरूरत है। उस संस्कृति और उस शिक्षा, दोनों चीजों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, और जिससे हम सब लोग अपने आप को प्राउड फील करें, और इस चीज को सारे मंचों में हर जगह इस बात को हम लोग लेकर आए, जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने बताया कि जो बिहार में, वो मैं इस जो शैक्षणिक चीजों में आपको मैं बता सकता हूं कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कारण है, इस चीज की भी सोचने की बहुत जरूरत है। क्या कारण है कि वो बिहार में नहीं जाकर, या वो वैसे टैलेंट अगर बिहार में रहते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। एक इकोसिस्टम जो हमें डेवलप करने की जरूरत है, इस चीज की बात जरूर। आप अगर चले जाएं पूरे दुनिया में, बिहार के लोग जो है, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो या डॉक्टरी में हो, इंजीनियरिंग में हो, हर तरह से लोग हर चीजों में काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं। क्या कारण है कि हम सब लोग जो है अभी उस लेवल में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल में हम लोगों को होना चाहिए। इसके लिए मैं तो आह्वान करना चाहता हूं, जो बिहार से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी, कि वो बिहार के लिए कुछ इस तरह की सोच रखें। और साथ साथ जो आपने कहा कि एक 2005 और 2006 में जो एक तरह मूलभूत परिवर्तन होने की कोशिश हुई, और उसमें जो जिस तरह से लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और किस तरह से हुआ, जो हमारे जो इसमें अब शैक्षणिक जो हमारा परिवेश है, उसमें दो चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। एक तो ध्यान देने की जरूरत है वो जो प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट हुए जो आप बता रहे थे। उसमें किस तरह के लोगों को अपॉइंटमेंट हुए, किस तरह के चीजें आई, उसमें कैसा उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम हुआ, ऐसा आप देख रहे हैं। लोग वहां नौकरी पाने के लिए बस नौकरी पा रहे हैं, बट उसमें शिक्षा के सुधार में इस तरह से चीजें नहीं आई। दूसरी जो परिप्रेक्ष्य मैं लेना चाहूंगा हायर एजुकेशन का, जो बिल्कुल ही कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ गिनती हुए यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सब में बिल्कुल ध्वस्त है। उसमें भी कुछ व्यक्ति विशेष जो है वो कुछ काम कर रहे हैं अच्छा, बट ज्यादातर में वो ध्वस्त है पूरी तरह से। बिहार में नेशनल लेवल का कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है पूसा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, तो वो अब उसी से IRI दिल्ली में बना, लेकिन वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा। उसके अलावा ICMR के कुछ इंस्टीट्यूट बिहार में बने, जिससे इस तरह का हुआ नहीं। तो आज के देश परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति अगर बिहार में पास करता है तो वो क्या करता है, वो अगर 10th या 12th पास करने के बाद उसके या पहले से अगर वो अच्छे परिवार का है, उसका अच्छा सपोर्ट है, तो वो सिविल सर्विसेज और इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करता है, या वो सोचता है कि वो अगर मैं किसी तरह इंजीनियरिंग में चला जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं। बट विद्या का आयाम बहुत बड़ा है। किस तरह से इस तरह से पूरे आयाम को ले आए, शोध के प्रति किस तरह से लोगों को जागरूक बनाया जाए, कैसे किस तरह के रोल मॉडल नजर आए जो और दूसरों को प्रेरित कर सकें, इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। जिसको जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं हमेशा इस चीज को कोशिश करता हूं कि किस तरह से अपने प्रदेश को, अपने बिहार को और अपने
अगर बिहार बढ़ेगा तो भारत भी बढ़ेगा। तो कैसे हम अपने पूरे देश को किस तरह से बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी जो अंग जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर कोई एक अंग जो है प्रॉपर नहीं काम करेगा तो किस तरह से उसको वो पूरा बॉडी हमारा नहीं काम कर सकता। बिहार भी देश का एक अभिन्न अंग है, इसको भी उस तरह की सोच की जरूरत है। सेंट्रल लीडरशिप में भी एक जरूरत है कि वहां पर ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे चीजों को, मैं बहुत सारे डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कई और प्रोजेक्ट्स वगैरह के कमिटीज में रहा हूं अभी रिसेंट टाइम्स में। हार्डली, बहुत कम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कुछ ऐसे स्टेट से आते हैं, पर हार्डली कोई प्रोजेक्ट जो है बिहार से आता है। जो अगर कोई आता भी प्रोजेक्ट है तो शायद उनको प्रोजेक्ट लिखना नहीं आता। जिस तरह से उनके प्रति जो चीजें हैं वो उसको आगे हमें बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें एक, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, जिसकी चर्चा आपने की कि नीतीश कुमार जी ने शुरू में थोड़ा कोशिश किया था, बट अभी उस इकोसिस्टम में हम लोग नहीं सुधर पाए हैं। जो इस पूरे परिवेश में ये दो चीजें हम लोगों को ध्वस्त होती हुई नजर आई हैं, वो एक तो शिक्षा और दूसरा जो है वो स्वास्थ्य हमारा बहुत ध्वस्त होता हुआ नजर आया है अभी कोरोना टाइम में। और शिक्षा में अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड, ट्यूशन बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिहार को एक तरह से हमको उस लेवल में लेके जा रहा है जब हम अपनी सोच को छोड़कर एक जिसको कहते हैं रैट रेस या चूहा दौड़, जिसको उसमें हम लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बिहार पूरी तरह से एक तरह से वो बंद गया हुआ है। और शायद अब किसी भी बच्चा जो भी पास कर रहा है +2 या उसके आसपास के बच्चे या ग्रेजुएशन वाले, सबके दिमाग में वही है, या तो एसएससी देंगे या ये या सिविल सर्विसेज देंगे या बैंक के एग्जाम देंगे या कुछ देंगे, लेकिन कोई आदमी ये चीज नहीं करता कि कोई सोच, कोई चीज इसके बारे में डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बारे में एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि बिहार की शैक्षणिक जो एक प्रवृत्ति है हम सब लोगों के अंदर में, वो बाकी प्रदेशों से मैंने बहुत ज्यादा देखी है। मैं जो महाराष्ट्र के भी गवर्नमेंट के जो स्कूल कॉलेजेस के जो कई कंपटीशन और इसमें भी रहा हूँ, साउथ में भी कई बार जाकर उनके कंपटीशंस वगैरह में रहा हूँ, हमेशा ये चीज महसूस किया हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स उनके स्टूडेंट से कोई कम नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या कारण है कि उस लेवल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा आप एक चीज और भी हमारे बाकी दर्शकों को बताना चाहता हूं जो बिहार के बाहर के, बिहार में सबसे ज्यादा अखबार बिकता है और बिहार में सबसे ज्यादा मैगजीन बिकता है। सबसे ज्यादा खरीद के पढ़े जाने वाले मैगजीन्स वाले मोस्ट सर्कुलेटेड हिंदी, तो ये अखबार। हाँ, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक बार बहुत पहले मैं अपने प्रदेश में गया था जिस समय गल्फ वॉर हो रहा था, तो मेरी मदर ने कहा कि आप जरा पड़ोस की दुकान से जलेबी खरीद के ले आओ। सुबह सुबह वहां जलेबी मिलती है। मैं गया वहां पर, जो वहां पर मैंने गल्फ वॉर के बारे में चर्चा सुनी, वो शायद मुझे दिल्ली में कभी नहीं नजर आई थी, है ना। वो इस तरह से, तो इसका मतलब शैक्षणिक जो रूप से, बौद्धिक रूप से हम सब लोगों में कोई कमी नहीं है। ये हमें अपनी पहचान और अपनी चीजों में विश्वास करने और भरोसा करने की जरूरत है। जी, बहुत सही कहा आपने प्रोफेसर वर्मा। बिहार के पास जिस तरह की बौद्धिक क्षमता है और उसका सही मायने में अगर कहें तो इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है, और निश्चित ही बिहार में बिहार के युवाओं को इस दिशा में, और सिर्फ युवा ही क्यों, सरकार और जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़कर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तभी बिहार जो है अपने उस पुराने व्यक्तित्व और गौरवशाली व्यक्तित्व की ओर लौट सकेगा। हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम रवि जी से कुछ सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि रवि जी दुबई से हैं और उच्च शिक्षा से काफी दिनों से जुड़े रहे हैं और इन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर काफी काम किया है और लगातार कर भी रहे हैं। मैं पिछले दिनों मैंने देखा कि इन्होंने कोरोना काल में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे, और एक बिहारी होने के नाते इन्होंने जो गौरव का एहसास कराया अपनी हिंदी पट्टी के लोगों को, वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। तो रवि जी, मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो बिहार में चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, शिक्षा को लेकर, जो हायर एजुकेशन है उसको लेकर ना वो कभी गंभीरता दिखी, ना वो संवेदनशीलता दिखी। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन की बात करूं, आज भी हमारे यहाँ जो 15% जो हायर एजुकेशन का रेशियो है, वो एडमिशन का, एनरोलमेंट की, नामांकन की मैं अगर बात करूं तो सिर्फ 15% है सालाना।
जबकि ये आंकड़ा 25% का लक्ष्य रखा गया है। तो क्यों मतलब क्या लग रहा है ऐसा कि अब चूंकि एक तरफ तो हम सरकारी उदासीनता की बात कर रहे हैं, निजी विद्यालय भी बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन की स्थिति लगातार खराब हो रही है, युवा पलायन कर रहे हैं लगातार, दूसरे प्रदेशों की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर क्यों ना बिहार में कुछ ऐसी सुविधाएं हायर एजुकेशन के लेवल पे दे दी जाएं, तो संभवतः वो पलायन जो है वो रुके। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगी कि अभी हाल में ही देश की मतलब बिहार की प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, तो नैक की टीम ने दौरा किया था वहां पे, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि नैक की टीम ने जब संबंधित विश्वविद्यालय के परिसर में घुसे और वहां पे उन्होंने विभाग के संबंधित विभागों के जो भी प्रोफेसर्स थे उनसे बातचीत की, और उन्हें ये कहा कि आप अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सेमिनार्स है, व्याख्यान है, अपनी उसमें सहभागिता का कुछ हमें प्रमाण दिखाएं, आपने क्या कुछ उपलब्धियां अर्जित की है। ये बेहद शर्मनाक स्थिति थी कि कुछ एक लोगों को छोड़ के संभवतः इतने बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नैक टीम को कुछ खास नहीं मिला, ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पार्टिसिपेशन मिला, ना उनको बड़े वेबिनार्स और या फिर हम कहें कि एक उच्च लेवल का कोई भी उनकी सहभागिता देखी। तो पटना जैसे विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती है कि न सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है और न ही संवेदनशीलता दिखा रही है। चूंकि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो आप इस पे प्रकाश डालें। जी, धन्यवाद सबसे पहले आपके प्रयासों के लिए, जो आपने बढ़ चढ़ के बिहार के लिए ये शुरू किया है प्रोग्राम। और मेरे से पहले ऑलरेडी इस स्थिति पे कुछ प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी, जो जेएनयू में हमारे सीनियर भी थे और साथी भी थे, उन्होंने बोल रखा है, और प्रोफेसर साहब जो रांची से थे उन्होंने बोला है। तो मेरा जो सोचना है कि बिहार का एक जो शैक्षणिक जो विरासत है वो बिल्कुल निश्चित रूप से पहले भी था, आज भी है, और उसका मैं एक अच्छा भविष्य भी देखता हूँ जहां तक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की बात है। और जैसा कि जी ने भी कहा कि बाकी जो राज्य हैं उसके अगर तुलना किया जाए तो पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है, जो किताबें खरीदने का सिलसिला है, बिहार में अभी भी ज्यादा है। तो हमारे डीएनए में है, आप कह सकती हैं, पढ़ना और ये करना। इसके साथ एक दूसरा भी पहलू है कि बहुत सारे, जैसे कि मैं अभी मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, तो मेरे कुछ मित्र जॉर्डन के, तो उनसे मैं बातचीत कर रहा था। तो जॉर्डन ही एक मिडिल ईस्ट में ऐसे देशों में से है जिनके पास की तेल नहीं है। तो जितने भी कंट्रीज के पास तेल हैं, जैसे दुबई है, क्या बोलते हैं, कतर है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, वहां पे जो वर्क फोर्स है वो सारी सप्लाई बहुत ज्यादा जॉर्डन से आते हैं, और वो ह्यूमन कैपिटल को ही अपना एसेट मानते हैं। ठीक है, उसको वो शान से कहते हैं कि हमारी यही विरासत है और हमारी यही काबिलियत है कि हम पढ़ने लिखने में तेज हैं, हमारे पास कोई मिनरल्स नहीं है, कोई और साधन नहीं है। और यही हाल फिलीपींस के लोगों का भी है कि वो भी विश्व में हर जगह जाकर और अपने मेहनत से और कार्य से लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके कंट्री में भी कुछ खास उस तरह की चीजें नहीं है। तो हमारे बिहार के जो लोग हैं इस तरह से टैलेंटेड, और बहुत लोग बाहर भी जा रहे हैं बिहार से बाहर पढ़ने के लिए, उसके लिए वो चीजें मैं बोलूंगा, इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। लेकिन एक जो माइंड सेट, कहीं ना कहीं हमारे से पहले एक प्रोफेसर साहब जो रांची से थे, नाम याद, उन्होंने कहा कि माइंड सेट जो हमारा है, तो मैंने जो बिहार में अपने ग्रेड 12 तक था, तो जो माइंड सेट देखा, तो एक समाज का, पेरेंट्स का माइंड सेट था कि ये फलाना डिग्री या फलाना टाइप का जॉब, यही एक समय में आपको अच्छा स्थान दे सकता है। जिस दिन आपके आईआईटी के रिजल्ट निकल जाते हैं, जिस दिन आप एक इंजीनियरिंग में पास कर जाते हैं, उसी दिन बिहार में तय हो जाता है कि आपका घर किस तरह का होगा, आपके संबंध जो है फ्यूचर में, शादियां किस तरह के परिवार में होंगी, आपका एड्रेस क्या, ठीक है, तो उसी से माप लिया जाता है। और तो ये जो एक सोच है कि हम हर चीज को हायर एजुकेशन से या कुछ खास जॉब से जो जोड़ के देखते हैं, उसमें लोगों को समावेश नहीं कर सकते हैं। पिरामिड में कुछ लोग ही जो हैं वहां जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से दूसरे राज्य जैसे कि पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, उन्होंने अपने रिसर्चेस को इस तरह से डेवलप किया है कि वहां की जो लोगों की मानसिकता है वो इन्हीं सारी जॉब्स या इन्हीं सारी स्टडीज से जुड़ी हुई नहीं है। तो बहुत सारे लोग वोकेशनल स्टडी भी करते हैं,
उनके बहुत सारे लड़कियां या जो लड़के हैं वो देखते हैं कि अगर ऑफिस के एडमिन की जॉब चाहिए तो एडमिन का छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा का या ITI का, और उनकी वही अगर जरूरत है तो वहीं से जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, या कंप्यूटर जॉब कर लेते हैं, या होटल मैनेजमेंट जैसे छोटे से कोर्स कर लेते हैं डिप्लोमा लेवल के, और वोकेशनल ट्रेनिंग लेके भी वर्क फोर्स में जाया जा सकता है, रादर देन कि आप जबरदस्ती मास्टर्स बैचलर्स करके फिर कोचिंग करें, तैयारी करें, और हर आदमी जो तैयारी करके IAS IPS या BPSC नहीं बन सकता है। ये तो हकीकत है, क्योंकि जो छात्रों की संख्या है और जो जॉब की गवर्नमेंट संख्या है वो हमेशा ही फासला रहा है, और वो हमेशा रहेगा। उसके बाद जो उनका प्लान B है उस पर वो वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कुछ दिक्कतें आती हैं, और चूंकि वो ऑलरेडी बाहर चले जाते हैं तो ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं, अपने यहाँ से एक तरह से पलायन कर जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं और अपनी संपत्ति को विस्थापित कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, बिहार को रेवेन्यू का लॉस होता है। जैसे कि आपने किसी ने अभी चर्चा किया कोचिंग सेंटर का, कि बेहद कोचिंग का भी जो कल्चर बिहार में आया कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक IIT BIT मेडिकल्स की तैयारी करते थे हमारे टाइम में छात्र, मेरे मित्र, और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए, 5-6 साल बाद उन्होंने सक्सेसफुल किया। लेकिन मुझे कहीं से लगता है कि ये जो कल्चर है ये मैं दूसरे जगह नहीं देखता हूँ। वो करेंट में जहाँ पे जॉब लग गया, जहाँ जो एडमिशन हो गया वहां वो ले लेते हैं, अपना वो साल नहीं स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो मानसिकता है कि हम ग्रेड 11 से 10th से भेज देते हैं, और ये हमारा माइंड सेट ही है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो फलाना इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, और उसी के बाद उनका ये सक्सेस की स्टोरी चालू होगी। और इसलिए देखिए कि बिहार से बाहर आप कोटा में जाके देखें तो ये वहां पे सारे विद्यार्थी तकरीबन बिहार से ही हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बिहार के हैं, जो टीचर भी हैं। तो जो वहां पे बिहारी नहीं, पैसा भी जो आता है ऑब्वियसली वो बिहार का है। तो जो चीजें नहीं आती हैं वहां पे बिहार की है, वो वहां के लोगों का रेंट मकान, जो वहां के लोकल लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस खड़ा किया है, वहां के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपने इकोसिस्टम को बिल्ड किया है। तो इस तरह से उन्होंने स्मार्टली जो है, प्रतिस्पर्धा है, देखिए तो प्रतिस्पर्धा में वो इसमें आगे हो गए। तो बिहार का एक वो सेम टीचर जो बिहार के हैं, एक्चुअली जो बिजनेसमैन भी हैं वो बिहार के हैं। तो इस तरह से ये एक मानसिकता है कि हम वहां भेज के पढ़ाएं। वो पटना में भी कोचिंग करा सकते थे, घर पे रह के भी करा सकते थे, तो जिससे बहुत सारा रेवेन्यू, एक बहुत हजारों करोड़ का ये एक्चुअली टर्नओवर है कोटा में, और इसके चलते काफी लॉस होता है। तो ये 2-3 चीजें। हायर एजुकेशन की अब जो बात करें तो मैंने जहां तक फोकस किया कि जरूरी नहीं है कि हर लोग रिसर्च और हायर एजुकेशन तक ही पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमारे जो जॉब का स्ट्रक्चर है देश में या किसी भी देश में, तो वो वोकेशनल जॉब के करने वाले लोगों की जरूरत ज्यादा है। उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, उसके बाद फिर जाके रिसर्च और प्रोफेसर्स की जरूरत है और शिक्षा की। एक बात और बता दूं कि जो यूनिवर्सिटीज में आपने कहा, बेशक उसमें पटना यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनको एकेडमिक एक्सचेंज के लिए प्रावधान होना चाहिए कि वो बाहर के लोगों से करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है, चूंकि मैं इंटरनेशनल हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटी के साथ डील करता हूँ, जिसमें ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी है, और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे इंडिया में CBSE है और स्टेट बोर्ड्स हैं और ICCC है, उसी तरीके से जो विश्व में IB सिस्टम है या जो अमेरिकन करिकुलम है, ये सारे करिकुलम का मैंने अध्ययन किया है। तो एक चीज और पाया है कि हमारी जो करिकुलम थी ऑलरेडी वो लोगों को थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसके तरफ ज्यादा उनको प्रेरित करती है, प्रैक्टिकल की तरफ कम करती है। तो इसमें एक बड़े लेवल की सुधार की आवश्यकता है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट में जो जो काम हुए हैं, मेरे ख्याल से वो पॉजिटिव काम है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो। मुझे एक और बात याद आया, मैं क्लास 7th या 8th में था तो विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ा था। मेरी किताब में उनकी एक कुछ था, लेख था, और जिसमें उन्होंने भी काफी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके बारे में उन्होंने काफी आवश्यकता पर जोर दिया था कि इस तरह की पढ़ाई हो, और अगर वो पढ़ाई पहले ही तो लोगों की नौकरी करने की और जो संभावनाएं हैं वो ग्रेड 12 या डिप्लोमा लेवल या ग्रेजुएट लेवल पे ही खत्म हो जाएगी। फिर किसी को जबरदस्ती मास्टर्स की डिग्री या तैयारी करने की सबको आवश्यकता नहीं होगी।
जिनको उस जॉब में जाना है उन्हीं को ये जरूरत होगी। जी जरूर। तो यही मेरा कहना है इसमें। जी बिल्कुल ठीक कहा, रवि जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ हम एक कन्वेंशनल शिक्षा की ओर ना बढ़ के हम प्रैक्टिकल शिक्षा यानी स्किल ओरिएंटेड शिक्षा की ओर आगे बढ़े तो संभवतः युवाओं के लिए जो और भी एवेन्यू खुलेंगे। और आपने ठीक कहा, इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने भी हाल में एक प्रयास किया है, बड़ा ही सराहनीय प्रयास। स्किल एंड एंटरप्रेन्योर विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई है दिल्ली में हाल के दिनों में, शायद आप पैनलिस्ट में बैठे लोगों को भी जानकारी होगी। और ये एक अच्छा प्रयास है, मुझे लगता है अपने प्रदेश की सरकार को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सबक लेनी चाहिए कि इस तरह के स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज की स्थापना अपने यहाँ भी की जाए, अन्य प्रदेशों में भी की जाए, बल्कि मैं कहूँ सभी प्रदेशों में की जाए, ताकि एक ऐसी युवा शक्ति तैयार हो जो स्किल से ओरिएंटेड हो और कल को वो आत्मनिर्भर बन सके और आत्म सजगता के साथ आगे बढ़ सके। बहरहाल, तो इस दिशा में हम चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अलका जी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, साकेत जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे पास एक युवा शक्ति है, डॉक्टर ज्योत्सना है। हम ज्योत्सना जी के पास बढ़ते हैं और उनसे कुछ सवाल भी लेते हैं। ज्योत्सना जी, चूंकि आप युवा हैं और युवा शक्ति को आप डील करती हैं और कहते हैं कि समृद्ध भारत में अगर समृद्ध और एक समृद्ध भारत की कल्पना और शक्तिशाली भारत की कल्पना अगर की जाए तो युवाओं के बिना वो पूरा नहीं होता। आप युवा वर्ग से आती हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और कहा जाता है कि 2020 तक भारत की जो पूरी आबादी होगी वो 29 वर्ष की आयु तक के लोगों से भरी होगी आबादी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की होगी। तो इतने बड़े राष्ट्र में जिसकी विशाल जनसंख्या युवाओं से भरी हुई है और जहाँ पे एक विशाल युवा को निवेश करने की जरूरत है, तो मेरा ये सवाल आपसे है, चूंकि आप युवा हैं और इस वर्ग को का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, तो क्या कोई राष्ट्र अपनी युवा शक्ति को एक निवेश, पूंजी निवेश के तौर पे ले या उसको एक बोझ समझकर आगे बढ़े? क्योंकि हमारा युवाओं वाला देश है और सवाल ये भी कि हमारे पास संसाधनगत कमियां हैं, संसाधन की कमी है, रिसोर्स नहीं है, युवा भटक रहे हैं, उनके पास न स्किल है न शिक्षा है और कई कई तरह की रुकावटें हैं। तो क्या कुछ किया जाए इस न्यू मेकिंग इंडिया को आगे बढ़ाने में कि युवा अपनी पूरी भूमिका के साथ आगे आए? जी प्रकाश डालें। दर्शनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। इतने विद्वत जनों के बीच में मुझे बोलने का जो ये अवसर मिल रहा है, हम लोग तो बहुत शैशव अवस्था में हैं अभी अनुभव के आधार पर जैसा कि प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी ने और रवि सर ने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है, मैं भी उससे सहमत हूँ। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातों को बहुत ध्यान से समझना है हमें कि हमारे देश में शिक्षा का एक प्रणाली और एक तंत्र क्या है। अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक मैं बिल्कुल सरल सा सवाल पूछती हूँ कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? हम पढ़े क्यों? शिक्षा की आवश्यकता क्या है आज की डेट में? पर शिक्षा के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? हमने प्राइमरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, प्राइमरी जैसे हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद हम आते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पर या सेकेंडरी एजुकेशन पर, और हायर एजुकेशन तो बहुत बाद की बात आती है। हमने अपनी प्राइमरी की जड़ों को ही कमजोर किया है। जब हम उसको मजबूत नहीं कर पाएंगे तो हम सेकेंडरी में अच्छे आउटपुट की उम्मीद ही ना करें। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो हमारे भारतीय जो दर्शन है, शिक्षा दर्शन, वो कहता है कि हमें सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना है। यानी हम उसमें मेंटल, फिजिकल और मॉरल, इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। पर हम क्या कर रहे हैं? हम बीइंग अ टीचर, मैं अपने शोध के दौरान, सर, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत से दिल्ली के सरकारी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जो हमारे पब्लिक प्राइवेट है स्कूल्स, और जो आज की डेट में आप समझ ही सकते हैं प्राइवेट स्कूल, जो होटल ज्यादा है, स्कूल कम है ना, उन सभी में मैंने डेटा कलेक्ट किया था, वहां पे क्लास ऑब्जर्व किया और जो मेरे सामने नतीजे आए वो बड़े भयावह थे। आप ये समझिए कि वहां पर एजुकेशन का अर्थ है कि आप अगर अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो आप पर फाइन लगा दिया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगी ऐसे शैक्षिक संस्थानों का, और आपको पूरी तरह से सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तैयार कर दिया जाता है, एक भाषा विशेष के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। वहां इससे आपको सरोकार नहीं है कि बच्चे की, अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है तो बच्चे को ये पता हो कि उसको मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को साइंस पढ़ाया जा रहा है तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ विज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। भाषा पढ़ाई जा रही है इसलिए कि ये भाषा है, इसका प्रोज ये होता है, पोएट्री ये है, ग्रामर
का तो टीचर को ही अता पता नहीं है, पर पढ़ा रहे हैं आपको नंबर लेकर आने। तो हम जो है एक तरह से प्राइमरी से उलझे हुए बच्चे सेकेंडरी में पहुंच रहे हैं, सेकेंडरी में उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है, पीयर प्रेशर, और उसी के साथ साथ उनके ऊपर अपने माता पिता का दबाव है कि आप तो सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई करो। बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, माँ बाप को पैसे भी दे रहे हैं कोचिंग में, बट आउटकम हमारा बहुत जीरो हो रहा है। उसके बाद हायर में पहुंचते हैं, जो बच्चा जिस एप्टीट्यूड का था ना टीचर ने देखा और ना बच्चा कुछ समझ पाया, उलझन के कारण उसने साइंस, कॉमर्स या कोई भी आर्ट्स स्ट्रीम ली और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज एडमिशन के बाद बहुत कम बच्चे हैं जो रिसर्च तक पहुंच पाते हैं, जो रिसर्च का मतलब समझे। अब अगर हम ये पूछते हैं कि भाई आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं? पहला तो सवाल ही ये। इसका मतलब कि आप कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, पर आपका तो वो बेस ही नहीं बना, आपका तो वो बेस ही नहीं बना। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका औचित्य क्या है? क्या ये सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं है? पर हम अंधाधुंध इस दौड़ में कि शायद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाना है या मैं एसएससी, जैसा कि अभी पिछली चर्चा में रहा है, तो हमारा एक माइंडसेट हो गया है कि मुझे पढ़ाई सिर्फ एक भैया सेफ नौकरी ले लो उसके बाद बात करेंगे, है ना? तो अब क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ जो मुझे लगता है कि हमने एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड मास, हमने ये एक फौज तैयार कर दी है जिसको पता नहीं है कि करना क्या है मुझे। हाँ, इसमें एक सबसे जरूरी पॉइंट जो मैं यहाँ पर सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमने किसी भी लेवल पर स्किल और वोकेशनल, जैसे कि जब हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की थी जिसमें उन्होंने स्किल का जिक्र किया है। हमने इस चीज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। अब इस पर थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है। इससे पहले सर मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय में थी, जहां का एक सीक्रेट विभाग होता है जहां पर प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ कार्य होता है। मैं वहां पर भारत के बहुत इंटीरियर इलाकों के ऐसे बच्चों से मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बच्चे बहुत गरीब परिवारों से थे, पर उन्होंने आईटीआई डिप्लोमा कोर्सेज किए थे, जिसके कारण उन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से पुरस्कार होता है एक, वो भी मिला उनकी नई इनोवेशन के कारण। अब देखिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर, यानी कि उन्हें उनके आईटीआई इंस्टीट्यूशन ने ऐसे अवसर प्रदान किए जिसके कारण वो बच्चे अपने इनोवेशन को सोसाइटी के सामने लेके आ पाए, और सरकार ने भी उनको मदद की। उसमें मदद से क्या हुआ कि उन्हें सीधे जर्मनी की कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला, और हमारे देश की बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो ऐसे स्किल्ड बच्चों को, मगर हमने एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने एक बहुत खराब टर्म इसे दिया, हमने बोला स्किल्ड लेबर। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमारी कंट्री में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है? अगर कोई बच्चा आपके सामने खड़ा है आईटीआई से डिप्लोमा करने के बाद और एक आईआईटीएन खड़ा है, तो हमारे दिमाग में पहले ही ये क्लियर हो जाता है कि अरे वाह, ये तो आईआईटीएन है, ये तो बहुत बढ़िया ही होगा बच्चा। पर उसका क्या, जो कम रिसोर्सेज में जिसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया और वो किस जगह तक पहुंच गया, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में डिग्निटी ऑफ लेबर को सिखाया जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल पर काम करे। ये रवि सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए पिरामिड है, हर व्यक्ति बहुत टॉप नॉच तक नहीं पहुंच सकता है ना। सोसाइटी कैसे चलेगी अगर सभी एक एक्सट्रीम को पाना चाहेंगे? उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इस सोशल इनइक्वालिटी को और जो ये डिग्निटी ऑफ लेबर है इसके लिए बहुत काम करें। दूसरा इसमें एक पॉइंट है शिक्षा के साथ ही, इसमें एक दूसरा पॉइंट है संस्कृति का। ये बहुत अच्छा, बहुत मेरे बहुत क्लोज है ये जो विषय है संस्कृति। आप बताइए कि संस्कृति के संवाहक कौन है? संस्कृति के संवाहक हम ही है, लोकलाइट। जब तक हम अपनी संस्कृति पर ही भरोसा नहीं करेंगे, हम कैसे इसको आगे की जो पीढ़ियां हैं हमारी उस तक हम लेके जा पाएंगे? मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे युवा वर्ग से मैं बात करती हूँ, उन्हें नहीं समझ में आता कि संस्कृति का क्या अर्थ है। वो आप उनसे पूछेंगे भी तो वो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में जो हमारी वुमेन है,
जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, हम उनको बहुत शिक्षित करें। जरूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करें, उनका नौकरी करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर उन्हें यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वही आधार बन के उस संस्कृति का पोषण करती है, ऐसा मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। कहा, बिल्कुल ये ठीक कहा। मेरा अनुभव है ना? जी तो जी जी। हमें इस और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जैसा व्यवहार हम घर पर कर रहे हैं उनके साथ, है ना, उनका जी क्वालिफाइड होना, उनका हाईली क्वालिफाइड होना उस घर के लिए एक आधार का, एक जिसे कहते हैं ना, जितनी आपकी नींव मजबूत होगी उतना ही आपका वट वृक्ष फैलेगा। उस वट वृक्ष के हम्म। अंतर्गत ही हम अपनी भाषाओं का, शिक्षा का, और आप सभी लोग अपनी नौकरी का पालन पोषण कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे देश में वुमेन का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, और उसको मात्र ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नहीं, अगर वो चाहती है कि उसको प्लेन उड़ाना है तो उसे उड़ाने दिया जाए, उसे ये जी ना कहा जाए कि ये अच्छी ड्राइवर नहीं होती है, ऐसा जी मुझे बिल्कुल लगता है। तो एकदम हमें ठीक कहा। कोशिश करनी चाहिए। जी दर्शनी, मैं जरा सा और इसमें हाँ जोड़ूंगी। हाँ बिल्कुल जहां बिल्कुल तक बोलिए। बिहार, हाँ, जहां तक बिहार राज्य की बात है, हमें ये बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि देश का सबसे कर्मठ और मेहनती वर्ग हमें बिहार से मिला है। अगर किसी को सीखना है कि मेहनत शब्द क्या होता है, पसीना बहाना क्या होता है, तो वो बिहार के लोग हैं। तो उन्हें, जैसा कि सर ने कहा, खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम उस स्टेट को बिलोंग करते हैं जो असल में मेहनत के अर्थ को या उसकी परिपाटी को समझता है। जरूरत है बिल्कुल तो ये कि हम उनको ग्रूम करें, ठीक तरह से ग्रूमिंग की, और उसको सही प्रोजेक्शन की आवश्यकता है ना बिल्कुल दर्शनी? ठीक कहा। इन्हीं, हाँ, हाँ, ये इन्होंने आप, बिल्कुल कहा, ये हमारी युवा टीम और युवा ब्रिगेड की ज्योत्सना थी, और जिन्होंने बहुत सारे अलग-अलग वैविध्य मुद्दों पे एक साथ एकाकार होकर उन्होंने बड़ी तथ्यात्मक और सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी है, और जो बिल्कुल यथोचित है। अगर हम मौजूदा वक्त में देखें तो इनकी एक-एक शब्द, इन्होंने जैसा कहा कि युवा हमारी पूंजी है, इस राष्ट्र की पूंजी युवा है, और युवा शक्ति को सही रूप में निवेश करना ये राष्ट्र की कला ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है कि कोई भी राष्ट्र अपनी युवा पूंजी को किस तरह निवेश करता है, किस दिशा में ले जाता है। तो ये जरूरी है कि हम एक कन्वेंशनल और स्टीरियोटाइप थॉट से बाहर निकलें और इस समाज को, समाज के युवाओं को एक नई दिशा दें। खैर, बहरहाल तो आगे हम बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अलका जी काफी समय से, और मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बड़ा ही कीमती वक्त निकाला है, और इसमें इस महत्वपूर्ण जो बातचीत हमारी चल रही है इसमें इनके कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे। अलका जी चूंकि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं, और राजनीतिक मंचों से भी इनके व्याख्यान आते रहे हैं, और सामाजिक सरोकार से इनका बड़ा गहरा नाता रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, अलका जी उसी भूमि से आती हैं, उस पवित्र भूमि से बिलोंग करती हैं जहाँ से, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। अलका जी, आप ये बताने की कोशिश करें, अगर हम जीडीपी का ग्रोथ देखते हैं तो उसमें 1 या 2% भी कहीं हमें बिहार का पर्यटन नहीं दिखता है उस मानचित्र में। चूंकि हमारे पास, अगर हम देखें तो जिस गौरवशाली इतिहास की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारे पास मुंगेर है, कुछ नालंदा नेटवर्क है, की प्रॉब्लम है। वैशाली है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज। आप मेरी बात सुन रही हैं? हेलो, जी, मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है आप तक, अलका जी? मेरी मैं आवाज आ आपकी रही है आवाज सुन आपको? पा रही हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, मुझे मुझे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा था क्योंकि शायद कुछ मैं नेटवर्क की दोबारा प्रॉब्लम है। मैं दोबारा रिपीट करूं? मेरे ख्याल से उनका कट अलका जा जी रहा का, हाँ, नेटवर्क पुअर है। हम जानने की कोशिश करेंगे तब तक सर से, राम सिंह सर से, चूंकि ये शिक्षा से जुड़े रहे हैं और काफी लंबे समय तक इन्होंने बिहार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, और इनका निजी अनुभव भी ये बताता होगा कि इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। मेरे ख्याल से वो जुड़ गई हैं, तो हम पहले प्रश्न ले लेंगे उनसे। अलका जी वापस जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। काफी देर से उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो उनके इनपुट्स हम ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खैर, साकेत जी, आपसे एक संक्षिप्त आंसर लेना चाहेंगे। डॉक्टर साकेत कहाँ है? आपसे हम एक छोटा सा सवाल का आंसर ले लें और फिर हम राम सिंह सर जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सवाल ये कि चूंकि आप भाषा अधिकारी रहे हैं और भाषा और संस्कृति से जुड़े रहे हैं, बड़ा ही एक अच्छे संवाहक के तौर पे आपने एक ब्रिज का काम किया है। भाषा और संस्कृति से जो जुड़ाव आपका रहा है गहरा, उसने कहीं न कहीं राष्ट्र को समाज के साथ और प्रदेश को राष्ट्र के साथ जोड़ा है। वो जुड़ाव आपने अपने अंतर्मन में बहुत गहराई से महसूस किया है, चूंकि आप इस क्षेत्र में रहे हैं और लंबे अवधि तक आपने इसमें अपनी सेवाएं दी हैं।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भाषा है, जो भाषा का विस्तार है, अगर हम बात करें 1981 में, तो जो बिहार में हिंदी थी, जो हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको लिया गया और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू रही, बनी रही लगातार। आप भाषा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो क्या भाषा एक स्किल ओरिएंटेड करिकुलम के तौर पे उभर रही है कि वो हमारे बिहार के युवाओं को कहीं न कहीं एक रास्ता दे कि भई इस रास्ते से होकर आप अपनी सफलता की यात्रा पूरी कर सकते हैं? अगर हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में बिहार को रख कर देखें, तो आप कहाँ पाते हैं? मैं हिंदी के मामले में यदि देखूं, सबसे पहले तो मैं सभी वक्ताओं को नमस्कार करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा और मैं सभी को ध्यान से सुन रहा था, प्रवीण जी और रवि जी और अलका जी और ज्योत्सना जी, सभी ने सांस्कृतिक गौरव का यदि मैं सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता हूं तो वो भाषा है। बिना भाषा के, लेकिन जब मैं बिहार में 90 के बाद का जो दौर आया है उसमें भाषा के मामले में काफी गिरावट है। जो पीढ़ी जो जिन्होंने मतलब 95 तक उन्होंने मैट्रिक किया, उसमें जो भी शासन कहिए, मैं उन शासन का अभी वर्तमान भी जो दौर है उसमें भी बहुत बदलाव नहीं आया है। अधिकांश लोग पलायन कर गए, तो कहने का मतलब है जो क्रीम लोग होते हैं बिहार की धरती के, तो वो पलायन कर जाते हैं, फिर वो वापस बिहार में नहीं आते हैं। और जो पलायन करते हैं उनको लगता है कि अंग्रेजी से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो रोजगार के कारण से बिहार से जाते हैं। उनको या तो आईएएस बनना है या तकनीकी शिक्षा में जाना है, तो वो उस भाषा से अन्य कारणों से मोह त्याग देते हैं। तो भाषा का विस्तार हम केवल बोली के स्तर पर देख सकते हैं या सरकारी स्तर पर, लेकिन बिहार के युवाओं में जो पहले बिहार का में हिंदी की जो गौरवमयी विरासत थी, जो लोग हिंदी के पठन पाठन, उसमें अब बहुत ज्यादा गिरावट है। अब लोग हिंदी को एक बोली के रूप में और एक या कहें कि बिहार का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता था, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जो नई पीढ़ी है ना उनकी हिंदी अच्छी है ना अंग्रेजी अच्छी है। और इसमें ज्योत्सना जी ने जो प्राथमिक शिक्षा की बात कही उसका भी बहुत बड़ा कारण है। मैं एक बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गया था, तो बुंदेलखंड की स्थिति और बिहार की स्थिति बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो वहां जो थे उन्होंने एक बात बोली थी, शिक्षा पर ही एक सेमिनार था, नई शिक्षा नीति पर। तो उन्होंने एक बात बोली थी कुलपति महोदय ने कि हमारे पास तो जो पका पकाया घड़ा जो है, अधकच्चा घड़ा आता है, जो अधकचरा जो घड़ा आएगा तो उसको उच्च शिक्षा में हम कैसे सुधारेंगे। तो जो ज्योत्सना जी ने बोला कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, जो बिहार का जो विद्यार्थी आज पूरे जो हम हर बार हर मंच से बोलते हैं कि बिहार का युवा बहुत तेज है, तो उसमें बिहार की जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा थी, जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी की जो किताबें थी, वो एनसीईआरटी से लाख गुने अच्छी थी। जो भारती भवन का प्रकाशन था, वो कई बिहार के विद्यार्थियों ने जो हर जगह परचम लहराया 90 के पूर्व के, तो उसमें बिहार की माध्यमिक शिक्षा थी वो बड़ी सुदृढ़ थी और उसका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बाद में जो हमने सीबीएसई का नकल कर लिया, सोचे कि हम भारत का एक जो सीबीएसई का मानक अपना लेंगे, तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम ने बिहार का बहुत बड़ा अहित किया है, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई का हमने केवल नकल में मान लिया। जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी का जो मानक था उसको हमने बिना सोचे समझे नकार दिया, तो उसने बिहार में भाषा, संस्कृति और जो युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं देखिए हम आज भी शिक्षा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। तो हम कहीं के ना, और जो पुराने बिहार के गांवों में जो भले कथित रूप से अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनकी शिक्षा और ज्ञान और संस्कृति पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी। वो रामायण, जो बिहार में जो लोक कलाओं की जो समृद्ध विरासत थी, उसको भी हमने अब खो दिया है। मतलब बहुत ज्यादा हमने 90 के बाद या उदारी आजादी के बाद से ये शुरू हुई परंपरा अब धीरे धीरे ध्वस्त हो गई है। और जो मैं तो ये मानता हूं कि भारत का भी जो सांस्कृतिक पतन हो रहा है आने वाले समय में, हम उसको अभी देख नहीं रहे हैं। जो 50 के उम्र का जो आदमी है वो तो उस विरासत को देखा है, लेकिन उसके बाद का जो पीढ़ी है वो भारत के आने वाले 50 वर्षों में सांस्कृतिक पतन को भी देखेगा। हम न पश्चिम के रहेंगे न भारत पूर्व के रहेंगे। तो बिहार की भी वही स्थिति हो रही है और हमारी भाषा कहीं अधकचरी होती।
मुझे मैं बिल्कुल क्षमा ठीक कहा चाहता साकेत जी ने। हूं जी 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 जारी रखें आप साकेत जी। और इसमें देखिए, गौरव का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि जो योग्य लोग हैं शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, वो जब तक बिहार की ओर मुड़ कर नहीं देखेंगे, जो बिहार की महिलाएं बाहर गई हैं, वो जब तक मुड़कर अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे कि अपनी माटी पर तुम जाओ, तब तक किसी प्रदेश का गौरव नहीं लौटेगा। बिहार में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं, या तो जिनको माटी से प्रेम है, या तो जो मजबूरी में है। तीसरा कोई दूसरा यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, बस वो मंचों से भाषण देता है दिल्ली में बैठकर, लेकिन यहाँ पे कोई निवेश नहीं करना चाहता, कोई यहाँ पे अपने बच्चों को वापस नहीं भेजना चाहता, कोई गांव में अपने घर को बनाना नहीं चाहता है। तो कैसे आपका प्रदेश गौरवमयी होगा? वो तो बस हम जैसे मौर्य चंद्रगुप्त को कब तक रटते रहेंगे? अब वो रटने का समय चला गया। अब आपको अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जरूरत है, और इसके लिए जो बिहार के संपन्न समृद्ध लोग हैं, उनको पुनः आना पड़ेगा इस माटी पर, उनको पुनः सींचना पड़ेगा, उनको पुनः जागना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे सेमिनार, ऐसे व्याख्यान ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि हम हिंदी में, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं हिंदी में, उससे हिंदी का भला नहीं होगा। हिंदी का भला तब होगा जब भारत के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी को सम्मान स्तर से देखा जाए, वहां पे प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम हो, वहां पे अंग्रेजी को विस्थापित एक भाषा के तौर पर रखा जाए, लेकिन हिंदी को सम्मान दिया जाए। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं और जो हिंदी प्रेमी लोग हैं, वो हर विषय में हिंदी में लेखन करे, केवल वो हिंदी विभाग पे न छोड़े। तो आपकी भाषा तब निखरेगी, आपकी भाषा तब समृद्ध होगी जब इस हिंदी प्रेमी या भारतीय भाषाओं का हर व्यक्ति अपनी भाषा में लिखना शुरू करेगा, अपनी भाषा में सोचना शुरू करेगा। और बिहार का जो युवा पीढ़ी है ना, वो अपनी भाषा में बोलता जरूर है, वो सोचता भी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं सोचकर आगे करूंगा क्या। बिल्कुल, और इसमें सरकारें भी मौन है, व्यवस्था भी मौन है, और जो इसके प्रशासक है वो भी मौन है। सब तमाशा देख रहे हैं, चाहे आईएएस अधिकारी हो या शिक्षाविद हो, सब तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साकेत जी ने जिस पीड़ा को भोगा है और जिस विस्थापन की पीड़ा को भोगा है, जो देखा है, उसका आंखों देखा हाल इन्होंने बताया। और बहुत कड़वा सत्य है कि बिहार में अब वो वक्त आ गया, जिस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, ये वो दौर है कि यदि हमने अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को, अपनी छाती को नहीं सहेजा, तो संभवतः वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बिल्कुल ठीक कहा। चाहूंगा कि देखिए, हर चीज में हम सरकारों की, मान नालंदा है, वैशाली है, तमाम बिहार के योग्य लोग बाहर के प्रदेशों में हैं या भारत के बाहर हैं, कितने लोगों ने नालंदा और वैशाली को समृद्ध करने का कार्य किया है। सरकारों की हम उस पे कितने लोगों ने आ रहे हैं साकेत जी, बात की है। जी मैं अब एक बात बोलूंगा, छपरा में एक जिला स्कूल है, छपरा का जिला स्कूल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जहाँ पे अध्ययन किया। आप गुजरात का सरदार पटेल का स्कूल देखिए, महात्मा गांधी का स्कूल देखिए, जो बिहार ना भारत के गौरव है। उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने माननीय सांसद महोदय से भी अनुरोध, साकेत जी साकेत जी, हम आपसे इनपुट में ये सवाल लेंगे। क्षमा चाहती हूँ आपसे, हम ये क्लोजिंग कमेंट में आंसर लेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम, चूंकि वक्त हो चला है और हम अलका जी से हमने अभी एक भी इनपुट नहीं लिया है, आप बने रहे कार्यक्रम में, हम जरूर आप तक पहुंचेंगे क्लोजिंग कमेंट के लिए। अलका जी, एक बार पुनः स्वागत है। सवाल आपसे भी बड़ा ही संवेदनात्मक सवाल, बड़ा ही मौजूद सवाल, चूंकि आप बिहार से जुड़ी हैं, बिहार की भूमि से आती हैं और लगातार सामाजिक सरोकारों से बनी रही हैं। आपका जुड़ाव भी बहुत गहरा दिखता है कई मंचों से मुझे। सवाल ये कि चूंकि जिस बिहार की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस बिहार की धरोहर की हम चर्चा कर रहे हैं, सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो 1% भी बिहार कहीं नहीं टिकता। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे पास और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास मुंगेर है, नालंदा है, पटना है, तक्षशिला है, तमाम ऐसे, विक्रमशिला है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें काफी कुछ संभावनाएं निकल कर आती हैं। बट बिहार में अभी तक इस तरह की संभावनाओं को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे तराशा नहीं गया है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल ये भी कि क्यों हम एक सेट क्राइटेरिया में बंधे हुए हैं, एक स्टीरियोटाइप थॉट्स में, कि हमें सिर्फ जिस आईएएस और पीसीएस की हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना है। हमारे पास, अगर मैं बात करूं 2019-20 की, तो हमारे पास ये डेटा, ये आंकड़े कहते हैं कि बिहार दुग्ध उत्पादन में सर्वोत्तम रहा देश भर में।
तो क्यों नहीं इस तरह की स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम किए जाएं, कि क्यों उस तरह की प्रोडक्शन को, उस तरह के जो कन्वेंशनल स्ट्रीम है उसको आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये कि बिहार पर्यटन में पिछड़ क्यों रहा है, बावजूद इसके कि हमारे पास तमाम संभावनाएं हैं। नंबर 2 कि सिर्फ स्किल को ही हम क्यों आगे प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं एक युवाओं के लिए, और खासकर कन्वेंशनल सब्जेक्ट से हटके, स्टीरियोटाइपिंग से हटके। जी अलका जी, आपके इनपुट्स की प्रतीक्षा में है, बताएं। बिल्कुल 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 दर्शनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के लिए। और जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही है कि 1 घंटा और 15 मिनट इंतजार करने के बाद नंबर आया है, तो बिल्कुल समय भी अच्छे से लेंगे। आपने जो प्रश्न किया है कि IAS की जो बात आपने की है कि कन्वेंशनल जो चीजें हैं उसकी तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, और जो मतलब एक जो लीक बनी हुई है उस पर लोग क्यों रहते हैं। अब आप एक बार देखिए कि जब किसी का बेटा IAS कम्पीट करता है या IPS करता है या BPSC करता है, तो सीधी सी बात है कि उसकी डिमांड जो है सीधे 50 लाख की हो जाती है। ठीक है ना, सीधे 50 लाख की हो जाती है। और ये जो समस्या है, अगर वो सरकारी नौकरी में है, अगर वो टीचर भी है तो भी वो 20 लाख का है, अगर वो प्यून है तो भी वो 10 लाख उसकी कीमत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा बहुत बढ़िया उसको कहा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति कौन होता है? जिसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम जहां से रॉ हैं, वहां से जब उठ करके हम परिष्कृत होते हैं तो हम शिक्षित होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कम से कम, मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब आपका बेटा IAS हो जाता है या मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाता है, और वहां पे जब उसकी पक्की वो हो जाती है कि भाई सरकारी नौकरी में आ गया है या डॉक्टर बन गया है, तो हम उसका रेट फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसलिए उसको पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा नागरिक बने, क्या बने, वो सब तो बाद की बातें हैं। संस्कार की बातें सिर्फ कहने सुनने की बातें होती हैं, लेकिन उसमें है कहाँ? क्योंकि अगर संस्कारित होते तो कम से कम दहेज जैसी कुप्रथा जो है वो आज भी नहीं चल रही होती। नंबर 1। दूसरी बात आपने कहा, ये स्टीरियोटाइप की बात है, क्योंकि बेटा बनेगा तो IAS ही बनेगा, क्योंकि उसमें 50 लाख मिलेंगे, और जितना आज तक आपने बच्चे पे अपने खर्च किया है, दूध का दाम तक आप जोड़ करके उसे बेटी वाले से ले लेंगे। लेकिन जब आप बेटी वाले बनेंगे तो फिर आपकी वो चीजें बदल जाती हैं। तो एक तो पहले इस सोच को बदलना, कम से कम जो युवा पीढ़ी है वो ये चीज सोचे कि जहाँ ये दान दहेज मांग और ये सब चीजें हो, वहां कम से कम हम विवाह न करें। भले ही हम प्रेम विवाह करें, हम तो सीधी सीधी सी बात खुल करके ये कहेंगे। आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। स्टीरियोटाइप में मत जाइए। आजकल तो लड़कियां भी कहती हैं कि बिल्कुल अगर मेरा रिसेप्शन अगर इस उसमें नहीं होगा तो फिर रिसेप्शन का क्या आनंद है। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि पर्यटन में पिछड़ा क्यों, तो सवाल ये है कि पर्यटन में ये आगे कब था। सोच लीजिए, बिहार के पास हम नहीं, सवाल ये है कि क्यों हमारे पास सांस्कृतिक संपदा है, तो उस संपदा को क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए आपकी जो, अब देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जब धारा 370 कश्मीर में हटा तो हमारे, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, मैंने उसको फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा था और लिखा था, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था कि धारा 370 हटी है तो बिहारियों को वहां पे नौकरी मिलेगी। मतलब आप सोचिए कितनी दुखद स्थिति है कि मतलब 2019 में आपकी जो राजनीतिक सोच है वो आपकी इस तरह से है कि आप भी तो देश के साथ ही आजाद हुए थे ना, लेकिन आज आप आज भी सोच रहे हैं कि हम भैया एक्सप्रेस में चढ़ेंगे, कहीं जाकर के हम नौकरी करेंगे। क्योंकि क्या है स्थिति, जो बिहार की, मैं तो कई मंचों पे भी जब बोलने की बात आती है तो जो बिहार की स्थिति है वही स्थिति भारत की है। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ, कम से कम बिहार, और मैं तो खैर मेरे पिताजी वायुसेना में थे, तो कम से कम पूरा देश घूमने का मौका मिला, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और हमने वहां से बैठ करके भी बिहार को देखा है। और जहां पे भी रहे हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आज अगर दिल्ली में भी हैं, हमने बिहार को कभी भी नहीं छोड़ा। आज भी हमारा प्लान चल रहा है अपने सीवान में गुरुकुल स्थापित करने का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, और ये हमेशा से रहा है कि हम जो चीज, हमने जो लिया है उसको हम कम से कम लौटाएं, तो देने का वक्त लौटाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कल तो मतलब जब राजनीतिक सोच आपकी जब इस तरह की है कि वहां पे हमें नौकरी मिलेगी, अरे क्या नौकरी मिलेगी, आपके लोग कहाँ कहाँ नहीं है, IAS में नहीं है, IPS में नहीं है। मैं तो यहीं अपने मंच, जो हमारा मंच बना है उसमें देख रही हूँ कि कोई दुबई से है, कोई USA की बात कर रहे थे, मतलब मिथिला की बात कर रहे थे, अपने कल्चर की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें हैं। तो वही जो स्थिति बिहार की है, भारत की जो है, भारत के पास सब कुछ है,
पानी है, जवानी है, रवानी है, सारी चीजें हैं, लेकिन भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति देखिए, वही स्थिति बिहार की है। अगर एक बच्चा 7 साल में ग्रेजुएशन करेगा, 5 साल में ग्रेजुएशन वो सिर्फ करेगा, आपने तो उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, पूरी जिंदगी खराब। आप बेसिक शिक्षा में जाइए, आप प्राइमरी में जाइए, बच्चे को मतलब ही नहीं स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, पब्लिक स्कूल्स कुछ खुल गए हैं, उसमें टाई वाई लग के आप जाइए, लेकिन सेब माने एप्पल, एप्पल माने सेब, आज भी यही पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग दरअसल क्या है ना, हम लोग मतलब मेरा तो खैर बहुत अच्छे से वहां रहने का भी मौका मुझे बड़ा मिलता है, मुझे मन भी लगता है और चाहती भी हूँ कि हो, और चीजें होती हैं। अब जैसे कल एक कहीं से सोनपुर से फोन आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक अपना कार्यक्रम बनाइए, इधर अगस्त सितंबर में कार्यक्रम बनाइए, क्योंकि यहाँ की लड़कियों में ना कुछ मतलब कुछ थोड़ी समस्याएं हैं, तो आप लोग को जब वो देखेंगी, आपसे जब बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगी, तो उनको लगेगा कि नहीं, हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें इस तरह से बनना चाहिए, मतलब उनमें कुछ ऊर्जा का संचार हो, कुछ ऐसी चीजें हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास दृष्टि क्या है, आपके पास मिशन क्या है, आपका विजन क्या है। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, गुजरात कहाँ से कहाँ बढ़ गया। अब जो आपके जो पहले वक्ता थे, जो रांची विश्वविद्यालय से थे, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि चंद्रकांता संतति की उन्होंने बात की, उन्होंने देवकी नंदन खत्री की बात की। तो बताइए, जिन्होंने चंद्रकांता संतति जो 2500 पृष्ठों की वो उपन्यास था, उसके लिए लोगों ने हिंदी सीखा था। और मुझे तो जब रेडियो कार्यक्रम में अभी मेरे ख्याल से जुलाई में ही उनकी जुलाई या 29 जून को उनका जन्मदिन है और आज शायद उनकी पुण्यतिथि है। तो मतलब आप बताइए कि जिसने आपको इतना बड़ा लेखक दिया, मतलब इतना बड़ा लेखक, दुनिया का इतना बड़ा लेखक, लेकिन आपको वो दिया, रामधारी सिंह दिनकर दिए, आपको क्या क्या नहीं दिया बिहार ने। लेकिन आज जब आप भोजपुरी के गानों को सुनिए, आज जब आप भोजपुरी के गानों को सुनिए, तो देखिए कि आपको मतलब जो आपको समझ में आए वो ठीक है, जो ना समझ में आए वो भी ठीक है। आप ये सोचिए कि आपकी संस्कृति कहाँ जा रही है। और ये सिर्फ हम लोग बातें कर लेते हैं, घंटे भर का प्रोग्राम है, वो 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, खूब सारी बातें होंगी, लेकिन क्यों नहीं उसको रोक पाते हैं, क्यों नहीं उसको रोक पाते हैं। मतलब अगर बिहार की बात होती है तो सही कहती हूँ कि हम लोग भी बाहर ही रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं, सब जगह रहने का मौका मिला है, लेकिन आज भी जब आप किसी कार्यक्रम में जाइए और अगर आप ये कहिए कि फ्रॉम बिहार, तो वो आदमी पहले आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, उसके बाद कहिए कि हाँ दिल्ली, अच्छा हाँ दिल्ली से, दिल्ली से। मतलब आपने क्या बनाया है। और मान सम्मान आपको कोई दूसरा नहीं देगा, कोई नहीं देगा आपको मान सम्मान, जब तक आप खुद अपने आप में सम्मानित महसूस नहीं करेंगे। आप में क्या कमी है भाई, आप जहां जाते हैं वहीं परचम लहराते हैं। आप अमेरिका जाइए, आप दुबई जाइए, आप ब्रिटेन जाइए, बिहार की फैमिली को लोग कहते हैं कि वहां पे एक बिहार की फैमिली मिली थी और इतनी सुसंस्कृत और इतने अच्छे, वहां का पूरा माहौल इतना बढ़िया था उस परिवार का। तो आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आखिर में वो जो कहते हैं ना कि राजनीतिक सोच जो होनी चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात यह कि राजनीति से भी तो, राजनीति तो अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन समाज जो चरमराया है, समाज जो टूटा है, जैसे दूध को आप जब उबालते हैं, उसमें से आपने मक्खन तो पूरा, मलाई आप पूरा पहले निकाल लेते हैं, आपका पूरा ब्रेन जो है वो चला गया है। जैसे ही कोई वहां पे ग्रेजुएशन करता है, सोचता है कि सीधे वहां से भागे वो, और भाग करके उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां वो बहुत अच्छे से, हम लोग अगर मीडिया में हैं तो अपनी बात को बड़े अच्छे से हम लोग रखते हैं, और सामने वाला भी मान सम्मान की बात नहीं है और मांगने की जरूरत नहीं है, उसको जितना सम्मान, उससे कहीं अधिक सम्मान वो हमें देता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि अरे क्या धारदार हिंदी है, कितनी बढ़िया लिखाई, सारी चीजें, मतलब वो आप में है। और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप में सारी चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है। आपके यहाँ तो लोग तर्पण के लिए गया आते हैं, लेकिन जरा गया की हालत देख लीजिए आप, जबकि उसको वर्ल्ड क्लास टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि जापान से, चाइना से, कहाँ से नहीं लोग वहां आते हैं, और आपके पास क्या नहीं है। लेकिन वही अगर आप नालंदा को सिर्फ नालंदा नालंदा नालंदा, अरे नालंदा तो हो गई, दादाजी बहुत अच्छे थे, दादाजी के पास बहुत बड़ी तलवार थी, लेकिन हमें वो तलवार उठाना ही नहीं आता है, हमें वो तलवार चलानी ही नहीं आती है। अब दादाजी तो रहे नहीं वो सिखाने के लिए। तो आखिर जो ये पूरा मानस है ना, संस्कृति को बढ़ाइए, मतलब इसको सरकार को, जो पूरा संस्कृति विभाग है वहां का, या समझ लीजिए पुस्तकालयों का, हर गांव में पुस्तकों का, क्योंकि लोग तो वहां पे ऑर्केस्ट्रा में देखना शुरू कर देते हैं। मतलब इन चीजों पे चर्चा बहुत खुल करके होनी चाहिए, यहीं पे नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन भी कीजिए, मतलब चलिए वहां पे। और जो जहां पे है ना, हम तो पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा ये इसमें रहते भी हैं कि जो जहां है वहीं से जो कुछ करना चाहता है, लेकिन वहां के लोगों को भी जो वो सोई मनोभाव, जो मनोदशा है ना, उसको जगाने की जरूरत है। मैं तो एक बात बड़े मतलब वो कहती हूँ कि जब मतलब वहां पे जो निकल गया है वहां से, वो तो बहुत अच्छा हो गया है,
और वहां पे जब हम लोग 9th क्लास में थे तो एनसीईआरटी के बुक में हमने पढ़ा था कि सिवान इज अ मनी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो मैंने अपने डैडी से पूछा था कि क्या मनी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो कहते नहीं, वहां प्रवास बहुत ज्यादा है, तो बाहर से जो पैसा मनी ऑर्डर भेजा जाता है उसमें सिवान नंबर 1 है इन इंडिया। तो आप ये सोचिए कि जहां पे हर कोई बाहर चला जाएगा तो जो बचेगा वो क्या करेगा। बिल्कुल, एकदम ठीक कहा अलका जी ने, और बड़ा ही संवेदनशील। बताइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा कि हमें प्रत्येक वैसा बिहारी जो या तो देश में रह रहा हो, देश से बाहर रह रहा हो, अपनी भूमि से जुड़ा हो या भूमि से बाहर हो, उसे अपनी मिट्टी से वो जुड़ाव दिखाना पड़ेगा और वो समर्पण भाव से वापस लौटना पड़ेगा। अगर आप अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित ही बिहार का कोई कल्याण नहीं होने वाला है निकट भविष्य में। और दूसरी बात उन्होंने बहुत प्रियदर्शनी, एक बात और, लोग कहते हैं कि लोग उसकी मानस की बात करते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, अगर आप प्रबुद्ध होंगे तो अर्थ में आप थोड़े से, हो सकता है थोड़े से कमजोर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब प्रबुद्धता, मतलब कि जब आप बिहार की मिट्टी में ऐसी पता नहीं क्या चीज है कि सही कहती हूँ, जब दिल्ली में पैनल डिस्कशन पॉलिटिक्स पे होता है उससे कहीं अच्छा पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वहां के पान की दुकान, चाय की दुकान या कहीं पर भी होता है। और वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो बच्चे हैं, जितनी ऊर्जा उनमें है उतनी ऊर्जा तो इवन हम कन्याकुमारी कहीं भी चले जाएं वहां के बच्चों में नहीं है। जिस तरह की बौद्धिक क्षमता का विस्तार बिहारियों में है, आपने ठीक कहा, जिस तरह की बौद्धिक क्षमता का विस्तार बिहारियों में है, संभवतः वो कहीं और किसी प्रदेश में दिखने को नहीं मिलता। और सिर्फ सवाल इस बात का है कि उसे शार्पन किया जाए, उसे निखारा जाए। और आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि उस व्यक्तित्व को विशाल बनाने की प्रक्रिया स्वयं ही करनी पड़ेगी युवाओं को। उस एक परंपरा बोध से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारे पास नालंदा है, तक्षशिला है, हमें स्वयं में वो निखार लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और वक्त की कमी है, तो एकदम मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगी अपने पैनलिस्ट से, और एकदम क्लोजिंग कमेंट एकदम छोटे छोटे शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में, ताकि हम फटाफट कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़े। और मैं शुरू करूंगी वर्मा सर से कि वो क्लोजिंग कमेंट दे एकदम हाफ मिनट में और एकदम संक्षिप्त। सवाल ये, हमारे पास जुड़े हुए हैं दुबई से एक दर्शक और वे आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार पुनः सिरमौर कैसे बने। एकदम संक्षिप्त क्लोजिंग कमेंट्स में बताएं। वर्मा जी, आवाज नहीं है आपकी, आपका संपर्क टूट गया संभवतः। जी वर्मा सर बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि जो हम सब लोगों के बारे में इस चीज को कहा गया है, अब अभी सारे पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे वक्तव्य दिए, सबने बहुत सारी चीजें बातें बताई कि क्या होना चाहिए, इसको किस तरह से किया जाए। अब मेरा ये है कि इसके पे हम लोग, अगर कोई बाहर भी रह रहा है या बिहार में भी रह रहा है, किस तरह से उनको, जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहां की यूनिवर्सिटीज को कैसे मैं ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह से उनको प्रोजेक्ट लाने में मदद कर सकता हूँ, इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं पूरे दुनिया के में बसे हुए सारे बिहारियों को ये आह्वान करता हूँ कि वो बिहार में उन सब चीजों को, एक इकोसिस्टम जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो तैयार करने में मदद करे। उसमें पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी है और हम सब लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए। जरूर, बहुत अच्छा। रवि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट्स में कि ये पलायनवादी जो नीति है, वो मानसिकता है, वो कैसे रुके, शिक्षा का विस्तार कैसे हो कि बिहार का युवा बिहार में रहे और उसे पलायन, वो ब्रेन ड्रेन की जो चर्चा भी अलका जी ने की, वो ब्रेन ड्रेन ना हो, वो रुके, तत्काल प्रभाव से रुके। तो वो जो एक बौद्धिक रिसाव हो रहा है, वो बौद्धिक रिसाव कैसे रोका जाए? संक्षिप्त आंसर दें। देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं, पहले भी चर्चा हुई उसमें, तो उसमें मेरे ख्याल से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उस तरह से उसमें प्रावधान है काफी जो है मल्टीडिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था जिसको बोलते हैं लिबरल आर्ट्स, तो उसका प्रावधान है। तो मेरे ख्याल से इससे कुछ बेनिफिट्स होगा। और दूसरा है कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ क्रिएट किए जाएं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने के लिए इनकरेज किया जाए। तो सरकार ने कुछ कदम लिया है वहां पे कि ये लोग वापस आके इन्वेस्ट करें। जहां तक आप लोगों ने बताया कि बहुत लोग बाहर जाके घर बना लेते हैं या बिजनेस कर लेते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही करते थे। लेकिन इधर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ सुधार हुआ है और जो हमारी मानसिकता में लोगों में भी थोड़ी बहुत सुधार हम लोगों को खुद लाना पड़ेगा कि हम एक माहौल से बनाएं
कि एक वेलकमिंग माहौल हो। ये भी काफी जरूरी है कि तो पढ़ने बाहर गए हुए हैं तो वहां से लौट के फिर आए, और जो वोकेशनल स्टडी है तो उससे वहां के लोग खुद ही वहां पे डेवलप करेंगे, तो वही पे रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अब हम एकदम छोटा सा संक्षिप्त उत्तर लेना चाहेंगे राम सिंह जी से। सर आप ये बताएं, बिहार अपनी विरासत को, खोई विरासत को वापस कैसे लौटाए, क्या कुछ किया जाए? एकदम संक्षिप्त क्लोजिंग कमेंट सर। सुन पा रहे हैं सर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राम सिंह जी, राम सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तब तक हम क्लोजिंग कमेंट साकेत जी से ले लेते हैं। साकेत जी आप बताएं, बिहार कैसे अपनी खोई विरासत को वापस पाए, एकदम संक्षिप्त में क्लोजिंग कमेंट, चूंकि हमारे कार्यक्रम एकदम समाप्ति की ओर है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की जो वर्तमान अवस्था है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें शिक्षा, पर्यटन और जो सूक्ष्म लघु एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ाते हुए हम समृद्धि की राह पे ले जा सकते हैं। और जो बिहार के बाहर जो समृद्ध बिहार की पहचान है, वो बिहार की एक मजबूत पहचान को आवाज दे और बिहार के एम्बेसडर की तरह कार्य करे, और जो सहयोग अपने स्तर पे कर सकते हैं वो जरूर करे, और सरकारों पर भी वो अपने ऊर्जा से दबाव बनाए, यहाँ की वर्तमान सरकार पे या जो भी सरकार है, कि भाई आप बिहार का इको सिस्टम सुधारिए। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जब मैं दिल्ली, आज मैं पटना में देखता हूँ जो तमाम सड़कें हैं, बेली रोड हो या कोई हो, वो आज के दौर में मेरा अपना है कि वो दिल्ली के तमाम सड़कों से ज्यादा स्वच्छ और सफाई की व्यवस्था इस शहर में बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है पहले की तुलना में। लेकिन हम कहीं ना कहीं यहाँ की जो अच्छाइयां हैं उसको भी बाहर पे ले जाएंगे, तब यहाँ पे निवेश भी आएगा और एक मजबूत पहचान बनेगी। नकारात्मकता से हमें दूर हटना पड़ेगा, जो यहाँ की पॉजिटिविटी है, सकारात्मक चीज है, उसको बुलंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत आभार राम सिंह जी। अब ये अंतिम कमेंट, जी बिल्कुल, मैं अंतिम कमेंट इनसे लूंगी। आप सुन पा रहे हैं? अगर वापस हमसे जुड़ गए हैं तो राम सिंह सर जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से इनका संपर्क हमसे जुड़ नहीं पा रहा है और हमारी आवाज इन तक पहुंच नहीं पा रही है। बहरहाल कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है और हमने तय सीमा से और तय समय से ज्यादा वक्त ले लिया है, तो बहुत अच्छा रहा, आज का शानदार वक्तव्य रहा। सभी वक्ताओं ने अपनी बात यथोचित, मेरे ख्याल से ज्योत्सना जुड़ गई है, और ज्योत्सना फटाफट आप क्लोजिंग कमेंट दे। बिहार जो है, सिर्फ बिहार ही नहीं, युवा राष्ट्रीय पूंजी कैसे बने, एक क्लोजिंग कमेंट छोटा सा। हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाली यूनिवर्सिटीज चाहिए जी। कोई भी छात्र कोई भी विषय पढ़ना चाहता है, उसको वो मौका दिया जाए और कम से कम हम उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी जनरेट करें जिससे वो किसी भी, जैसे आजकल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह जो है वो बहुत कोविड ने काफी स्थिति को हमें दर्शा दिया है कि आपको आपदा में अवसर ढूंढने हैं। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के समय में 21वीं सदी में हमारी सबसे बड़ी डिमांड है अपनी भाषा और उसके साहित्य का बहुत अनुवाद कीजिए, उसको जन जन तक पहुंचाइए और उसी के साथ टेक्नोलॉजी में भी अपनी पैठ रखिए। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बेस्ट तरीका है। एकदम ठीक कहा। जी बिल्कुल। राम सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे वापस, या मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं? आप सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इनका संपर्क फिर हमसे नहीं हो पाया। बहरहाल कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमने कार्यक्रम में, जी अलका जी कुछ कह रही हैं, बताएं। हाँ दर्शनी सिर्फ दो बातें, संस्कार विकसित कीजिए और शिक्षा को जो बेसिक, जहां से प्राथमिक शिक्षा है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत अपने आप बुलंद होगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, और इस बात को अच्छे से याद रखिए कि माओ को, जो बिहार की माएँ हैं या हम तो भारत की माएँ हैं, जो माँ है ना, उसको उनका रोल जो है, उनकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार को बनाने में, समाज को बनाने में, देश को बनाने में और विश्व को बनाने में। उस मातृशक्ति को जगाने की जरूरत है और वो अपने बच्चों को कम से कम ना, जैसे बच्चों को वो जो पहले जो माएँ कहानियां सुनाया करती थी ना कि कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, तो वो सब चीजें आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि समाज को सिर्फ सड़कों से नहीं, समाज को आप सड़कों से नहीं नापेंगी, समाज को आप संवेदनाओं से भी नापेंगी, संस्कारों से नापेंगी, संस्कृति से नापेंगी, सरोकारों से नापेंगी।
तो ये बहुत जरूरी है। और हर बिहारी जो जहाँ भी है वो बिहार के लिए ध्वजवाहक का काम करे, हर बिहारी, मतलब वो बिहार नहीं जो हम सोचते हैं कि अच्छा बिहार में, अच्छा लोग बिहार में पिज्जा भी खाते हैं, मतलब लोग इस तरह से भी आज से 5 साल 10 साल पहले लोग ये भी पूछते थे, मतलब क्या भाई पिज्जा खाना क्या बहुत बड़ी बात है कि बिहार के लोग डोमिनोज में भी जाते हैं, मैकडोनल्ड्स भी है वहां पे, मतलब लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ किस कथा कहानी की बात कर रहे हैं लोग। तो अपने आप को थोड़ा प्रेजेंट करने का मतलब प्रेजेंटेबल आप बनाइए, सबसे बड़ी बात है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। इन्होंने ठीक कहा कि हमें पुरानी हमें पुरानी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। बिहार के गौरवशाली अतीत को अगर हमें वापस लाना है तो हमें न केवल अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना पड़ेगा, न केवल हमें स्किल सीखना होगा, स्किल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, बल्कि अपनी सोच, विचारधारा और संस्कृति में भी बदलाव लाने की जरूरत है। जैसा कि अलका जी ने भी कहा पैनलिस्ट के तौर पे कि माओ को अगर हम बदल रहे हैं, उनकी सोच को बदल रहे हैं, तो माओ को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमारे एक और पैनलिस्ट ज्योत्सना ने कहा, इन्होंने बुनियादी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा कि हर युवा को बुनियादी शिक्षा से जोड़कर हम चले, तभी बिहार, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश का हर प्रांत आगे बढ़ेगा। और राम सिंह जी को हमने सुना, इन्होंने भी शिक्षा पे कहा। वर्मा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि रिसर्च ओरिएंटेड चीजों को जोड़ना है। हर बिहारी जो देश से या मुल्क से बाहर रह रहा है वो अपना कुछ न कुछ योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे अपने प्रांत को कुछ योगदान दे, और वो सिर्फ कटे नहीं, खुद को बिहारी कहलाने पर गौरवान्वित महसूस करे, ये न कहे कि वो बिहार का है। जैसा कि रविचंद ने भी कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई उच्च शिक्षा में जिस तरह से युवाओं को जुड़ना चाहिए, और ज्यादा उनको प्रोफेशनल होने की जरूरत है और उनको एक खास तौर से मैकेनिज्म के जरिए आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आज हमने तमाम पैनलिस्ट से उनकी राय ली, उनकी बातचीत की, उनसे विमर्श किया, और ये बहुत ही सारगर्भित एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि बिहार अपनी खोई संपदा को जरूर वापस लौटेगा। अगर हम मन से ये प्रण कर लें, अगर हम मन से ये विचार कर लें, तो बिहार जरूर उस अस्तित्व को वापस पुनर्प्राप्त करेगा। बहुत आभार आप सभी पैनलिस्ट का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी बातें कही और सारगर्भित तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी। और चलते चलते मैं कुछ शब्द रखूंगी अपने पैनलिस्ट के लिए और बिहार के लिए, उस भूमि के लिए जो पवित्र भूमि रही है कभी बुद्ध की, कभी महावीर की। बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है, बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है, इसने घुटते लोकतंत्र को बचाया है, शांति का संदेश विश्व में फैलाया है, माता सीता को अपने गोद में खिलाया है। बिहारी होने का गुमान है, भारत का अभिमान है, हम भारत का अभिमान है। तो इसी तरह भारत का अभिमान बनते रहें, राष्ट्र गौरव बनते रहें, बिहारी होने पे फक्र करते रहें और बिहार से जुड़ते रहें और अपनी जमीन की ओर लौटे और जड़ों से जुड़ते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, आप लोग जुड़े, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया और इस मंच पे हम इस उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ कि हम फिर मिलेंगे और किसी सारगर्भित मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत आभार, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट, जय बिहार, धन्यवाद, जय भारत, जय बिहार, थैंक यू। और इसमें मैं बोला हूँ कि बिहारियों की जो पहचान है भदेशपना, उसको हम ना छोड़े, डोमिनिक के पिज्जा की तरह ना भागे, सत्तू को भी जाने और लिट्टी को भी खाएं और बाकी जो पार्ट है उनको भी जाने। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।